इस साल जब अप्रैल में लोकसभा इलेक्शन शुरू हुए तो अंदाजा लगाया गया कि इस चुनाव में पूरे 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे। इतने बड़े अमाउंट में कम से कम 14 चंद्रयान मिशन भेजे जा सकते हैं, 50 रफेल जेट खरीदे जा सकते हैं और 70 IIT बन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है, एक बड़ी प्रॉब्लम है कि अप्रैल का ये चुनाव जून तक चला। इसके कुछ ही महीनों बाद महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव हुए। अगले साल यानी 2025 में फिर से दिल्ली और बिहार में चुनाव होने हैं। यानी हर 4 से 5 महीनों में कहीं ना कहीं इलेक्शन होता है और टैक्स पेयर का पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। इसीलिए सरकार ने हाल ही में 1 नेशन 1 इलेक्शन का फॉर्मूला दिया है, यानी कि सभी चुनाव, स्टेट असेंबली और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने का फॉर्मूला। इस बार के विंटर सेशन में इस बिल को रख दिया गया है। अब हमारा इतिहास हमें बताता है कि देश में पहले राज्यों की विधानसभा के चुनाव और केंद्र सरकार के लिए चुनाव एक साथ होते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये चुनाव अलग अलग होने लगे? ऐसा क्या हुआ कि चुनाव अब एक साथ नहीं होते हैं? इनके पीछे जिम्मेदार कारण कौन कौन से हैं? तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इन्हीं सबके बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैं कहता हूं, अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले ये रोडस्टर के स्वेटर आप ट्राई कर सकते हैं, जो कि काफी कंफर्टेबल भी है और स्टाइलिश भी। शॉप नाउ पर क्लिक करके आप डिस्काउंट भी पा सकते हैं। दोस्तों, 1 नेशन 1 इलेक्शन कोई नया प्रोसेस नहीं है। आज भले ही हर कुछ महीनों में चुनाव का शोर बढ़ जाता है, हमारे देश में एक समय ऐसा भी था जब ना सिर्फ चुनाव एक दिन होता था, बल्कि हर चुनाव में वोटों की गिनती भी एक ही दिन होती थी। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। देखिए, 1952 से लेकर 1967 तक टोटल 3 चुनाव ऐसे हुए जहां पर सभी स्टेट्स के चुनाव लोकसभा इलेक्शंस के साथ होते थे। 1952 में जब देश के पहले चुनाव हुए तब तो बहुत बवाल भी मचा था। इस चुनाव में 17 करोड़ वोटर थे, जिन्हें 4000 से भी ज्यादा सीट्स पर अपने प्रतिनिधि चुनने थे। इन वोटर्स के लिए 2,40,000 पोलिंग बूथ बनाए गए, जहां पर काम करने के लिए 56 प्रिसाइडिंग ऑफिसर और 2,26,000 की पुलिस फोर्स लगाई गई। ये आज़ाद देश के पहले चुनाव थे जिसकी तारीफ भारत से लेकर विदेशी मीडिया तक ने की थी। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे ऐसी चीजें होने लगी जिसने देश के इलेक्शंस की साइकिल को ध्वस्त कर दिया। वैसे तो 1957 और 1962 के चुनाव भी एक साथ कराए गए, लेकिन 1957 यानी दूसरे लोकसभा चुनावों में एक ऐसी गलती हुई जिसने देश में सरकारों को गिराने की ताकत का एहसास केंद्र सरकारों को दे दिया। असल में हुआ ये कि हर राज्य में जीतने वाली कांग्रेस पार्टी 1957 में केरल के विधानसभा चुनाव में हार गई। इसकी जगह पर केरल में कम्युनिस्ट सरकार बनी। हालांकि पूर्ण बहुमत नहीं था कम्युनिस्ट पार्टी के पास, लेकिन सत्ता में आते ही सरकार ने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के सपोर्ट वाले फैसले लेने शुरू कर दिए। इन्हीं में से एक फैसला था एजुकेशन बिल। इस बिल में प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों में काम करने वाले टीचर्स को बेहतर पैसा और इंतजाम मिलने की बात थी। लेकिन इससे कई स्कूल देखने वाले कैथोलिक चर्च और यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा जो रिच थे नायर समुदाय, वो सब नाराज हो गए। इनको लगा कि मुख्यमंत्री इनके अधिकार को खत्म कर रहे हैं। इस नाराजगी का फायदा उठाकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार को गिराने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इसी बीच इन पार्टी वर्कर्स को सपोर्ट मिल गया इंदिरा गांधी का, जिसके चलते 1959 में केरल की सरकार गिर गई। अब केरल साइमल्टेनियस इलेक्शन की उस लिस्ट से बाहर हो गया। इसके बाद 1960 में केरल में चुनाव हुए, फिर 1965 में चुनाव हुए। 1965 के चुनाव में केरल में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, इसलिए 2 साल बाद 1967 में फिर से केरल वापस उस साइकिल में आ गया जहां पर देश के सभी चुनाव एक साथ कराए गए। इसलिए मोटे तौर पर माना जाता है कि देश के पहले 3 चुनाव एक साथ हुए थे। वहीं केरल में राष्ट्रपति शासन यानी इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लगा दिया गया। इससे यह हुआ कि पीएम इंदिरा गांधी ने बड़े पैमाने पर राष्ट्रपति शासन के नियम का मिसयूज करना शुरू किया। जो सरकार उनके हिसाब से नहीं चलती थी उसे या तो गिरा दिया जाता था या फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि केरल की तरह ही धीरे धीरे बाकी राज्य भी इलेक्शन के रेगुलर साइकिल से बाहर निकलने लगे। आलम यह हो गया कि जहां कभी एक बार में सारे चुनाव होते थे, वहीं अब महीने बदलते ही चुनाव सिर पर आने लगे। इंदिरा गांधी के टाइम पर जितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, उतनी बार किसी भी प्राइम मिनिस्टर के टाइम पर नहीं हुआ। एक आंकड़ा कहता है कि 1975 से 1987 यानी सिर्फ 12 साल में टोटल 39 बार अलग अलग स्टेट्स में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इसी दौर पे जब देश में सरकारों को गिराया जा रहा था और एक ही स्टेट में बार बार इलेक्शन हो रहे थे, तब इलेक्शन कमीशन को इसमें दिक्कत दिखी। 1983 में इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में एक साथ इलेक्शन कराने की बात कही।
इस रिपोर्ट में कहा गया था कि बहुत ज़रूरी है कि जैसे 1967 तक इलेक्शंस एक साथ हुए हैं वैसे ही इलेक्शंस फिर से हों ताकि खर्चों को कम किया जा सके। लेकिन इस रिपोर्ट पर बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई और जो मैंने आपको पहले ही बताया था, इलेक्शन पर इलेक्शन होते रहे। फाइनली 16 साल बाद जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में कमेटी बनती है। ये वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब तक की सबसे बड़ी रिपोर्ट थी। इसमें डिटेल में एक एक बात बताई गई थी। जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी को तो ये तक मानना था कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होगा तो लोग इंडिया में पार्लियामेंट्री यानी संसदीय चुनाव की जगह अमेरिका और ब्राजील की तरह प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की डिमांड करने लगेंगे। उस टाइम पर इस रिपोर्ट को लेकर खूब बात हुई, खूब बहस हुई, लेकिन कोई काम नहीं हो पाया। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के पीएम बने और बाद में कांग्रेस की सरकार 2014 तक रही, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन कोई बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया। फिर 2014 में सरकार बदलते ही दोबारा वन नेशन वन इलेक्शन पर बहस छिड़ी। अगले साल 2015 में एक बार फिर से एक कमेटी बनाई गई। इसमें बार बार इलेक्शंस की वजह से होने वाले नुकसानों को हाईलाइट किया गया, लेकिन 3 साल के लिए यह मुद्दा फिर से ठंडे बस्ते में चला गया। 2018 में फिर एक कमेटी बनी जिसने यह हाईलाइट किया कि जो हमारा मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान है उस फ्रेमवर्क में वन नेशन वन इलेक्शन करा पाना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए संविधान में तो बदलाव करने ही पड़ेंगे, साथ ही पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में भी बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। फिर वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा ठंडा पड़ता नजर आ रहा था, लेकिन इसके बाद एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक और कमेटी बनाई गई। इस कमेटी के आधार पर विंटर सेशन में यानी अभी कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे लोकसभा पटल पर वन नेशन वन इलेक्शन का बिल रखा है। लेकिन ये रास्ता दोस्तों इतना आसान भी नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े लेवल पर चेंज करना पड़ेगा। टोटल 6 से 7 अमेंडमेंट हैं जिनके बाद ही इस पॉलिसी को लागू किया जा सकता है। इन चेंजेस के लिए सारे स्टेट से परमिशन की जरूरत होगी। सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन की साइकिल अपने यहाँ इतनी उलझ चुकी है कि इसे ठीक करने के लिए हर पार्टी की एक्सेप्टेंस यानी रजामंदी चाहिए होगी, क्योंकि हर बड़ी पार्टी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में अपनी सरकार बनाए बैठी है। देखा जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे कई तरह की दलीलें दी जाती हैं। चुनावी खर्च को इसका सबसे बड़ा कारण बताया जाता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, ऐसे दावे किए जाते हैं कि देश में एक साथ चुनाव कराने से विकास कार्यों में तेजी आएगी और सरकारी कर्मचारियों को बार बार इलेक्शन ड्यूटी से भी छुटकारा मिलेगा। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। अब देखिए, जितने भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका कहना है, वो एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कल को कोई स्टेट असेंबली 5 साल से पहले भंग हो जाती है, सपोज अविश्वास प्रस्ताव के थ्रू सरकार गिर जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा? क्या जो सरकार नई बनेगी वो सिर्फ बचे हुए टाइम के लिए ही काम करेगी या फिर सरकार को गिराया ही नहीं जा सकता? एग्जाम्पल के लिए अभी हाल ही में 2025 में जो चुनाव होंगे दिल्ली और बिहार की विधानसभा के, उसमें क्या होगा? क्या उनकी सरकार 2029 में ही खत्म करके एक साथ चुनाव कराए जाएंगे? इसी तरह से जिन राज्यों के चुनाव आते जाएंगे, क्या उन्हें पहले ही खंडित करके एक साथ चुनाव कराए जाएंगे? पूर्व चुनाव आयुक्त वाईएस कुरैशी इसमें एक कदम आगे जाकर ये भी कहते हैं कि जब सिर्फ राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे तो इसे हम वन नेशन वन इलेक्शन कैसे माने, क्योंकि इसके सिर्फ 100 दिन बाद पंचायत चुनाव कराए जाएंगे जो कि एकदम ही फ्रेश इलेक्शन होंगे। इन सबके साथ दूसरा मुद्दा ये भी है, विपक्ष का ये कहना है कि एक साथ इलेक्शन कराने से एक लीडर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और कल्ट पॉलिटिक्स वाला हिसाब जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे कि अपने टाइम पर इंदिरा गांधी या फिर अभी पीएम मोदी अपनी पॉपुलर इमेज से पूरे इलेक्शन का रुख मोड़ सकते हैं, या फिर लोकल मुद्दों की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं रह जाएगी जितनी नेशनल मुद्दों की होगी, और लोकल लीडर्स बहुत कम अकाउंटेबिलिटी के साथ ही इलेक्शन को जीत लेंगे। कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन का शुरू से विरोध कर रही है। उसका कहना है कि एक साथ चुनाव करवाने से संविधान के मूलभूत ढांचे में बड़ा बदलाव आएगा। ये संघीय ढांचे की गारंटी के विरुद्ध और संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ होगा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी सहित दूसरे कई ऐसी पार्टीज हैं जो इस चीज का विरोध कर रही हैं। अब इस आर्ग्यूमेंट के काउंटर आर्ग्यूमेंट में एक दूसरी बात कही जाती है। जब देश में एक साथ इलेक्शन होंगे तो किसी लीडर के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो हर जगह पर इक्वली फोकस कर पाए, यानी लोकल मुद्दों को एड्रेस करने के साथ साथ उन पर ध्यान देने में भी दिक्कत आएगी। वैसे आपको बताऊं तो सोचने वाली बात यह भी है कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन में किसी पर्टिकुलर तारीख में सारे इलेक्शन हो जाएंगे। जाहिर है कि चुनाव कई फेजेस में होंगे और किसी लीडर के लिए तो ये और भी आसान हो जाएगा कि उसे बार बार एक ही पब्लिक को एक ही बात बोलने की जरूरत नहीं होगी।
सोशल मीडिया जिस लेवल पर फैल रहा है उससे एक स्टेट की कवरेज का इम्पैक्ट दूसरे स्टेट में भी देखने को मिल सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस तरह से देखा जाए तो ये वो चैलेंजेस हैं और वो तर्क हैं जो देश में एक साथ इलेक्शन कराने के पक्ष और विपक्ष में दिए जा रहे हैं। अब आप अपनी राय में बताइए कि क्या देश में एक साथ इलेक्शन होने चाहिए? अगर हाँ तो क्यों, वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और नहीं की भी वजह आप बता सकते हैं।